आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की उन गहरी और उलझी हुई परतों के बारे में जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। सच कहूं तो ये इतिहास की कोई आम घटना नहीं थी। ये एक ऐसा भू राजनीतिक शतरंज का खेल था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उन ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक ही दिन में इतना बड़ा महाविनाश कैसे और क्यों हो गया। जरा इस दिल दहला देने वाले संदेश पर गौर कीजिए। पेशवा बालाजी बाजीराव को भेजा गया ये एक बेहद रहस्यमयी और दर्दनाक संदेश था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। दरअसल ये सांकेतिक भाषा पानीपत के मैदान में हुए विनाश को बयां कर रही थी। यहाँ दो मोती का सीधा मतलब था मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। 27 सोने की मुहरें उन प्रमुख मराठा सरदारों के लिए इस्तेमाल हुआ था जो खेत रहे, और चांदी और तांबे का मतलब उन अनगिनत हजारों सैनिकों से था जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। तो सबसे पहले उस दौर के बदलते हुए उपमहाद्वीप और सत्ता के शून्य यानी पावर वैक्यूम को समझते हैं। आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई? अगर हम 1737 से लेकर 1760 के बीच के वक्त को देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। मुगलों का पतन हो रहा था और उनके पीछे छूट गए सत्ता के शून्य को मराठे बहुत ही तेजी से भर रहे थे। 1758 में उनका लाहौर तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन इसी जबरदस्त विस्तार ने उन्हें सीधे तौर पर अफगान दुर्रानी साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। एक ऐसा टकराव जिसे अब टाला नहीं जा सकता था। अब आते हैं गठबंधनों के निर्माण और उस कूटनीतिक शतरंज पर जो असली युद्ध शुरू होने से कहीं पहले से खेली जा रही थी। देखिए, युद्ध सिर्फ मैदानों पर नहीं जीते जाते। यहां रोहेला सरदार नजीबुद्दौला ने मराठों को पूरी तरह से कूटनीतिक मात दे दी थी। उसने बड़ी ही चालाकी से अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अफगान खेमे में शामिल कर लिया, जिससे अब्दाली की सेना को वो आर्थिक मदद मिल गई जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और दूसरी तरफ अतीत में किए गए अपने सैन्य अभियानों की वजह से मराठे राजपूतों, जाटों और सिखों का समर्थन जुटाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत में वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। मराठों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? गनीमी कावा। ये उनकी वो शानदार पारंपरिक गुरिल्ला युद्ध शैली थी जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन पता नहीं क्यों अपनी राजधानी से 1000 मील दूर उत्तर भारत में उन्होंने इस अचूक रणनीति को पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वो एक स्थिर और आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। इस फैसले ने उन्हें कैसे प्रभावित किया, ये हमें इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर ले जाता है। रसद का दुष्स्वप्न और एक घातक घेराबंदी। यहां अहमद शाह अब्दाली ने एक ऐसी चाल चली जिसने मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार किया। अक्टूबर 1760 में उसने बागपत के पास यमुना नदी को पार करने का एक बेहद दुस्साहसिक कदम उठाया। इस एक चाल ने पूरा खेल पलट दिया। मराठे अपने दिल्ली के आधार शिविर से पूरी तरह कट गए और उनके पास खाने पीने की आपूर्ति पहुंचने का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। युद्ध की गति धीमी हो गई और वो एक भयानक घेराबंदी में बदल गई। पानीपत के उस शिविर में लगभग 2.5 लाख लोग फंस गए थे, जिनमें मराठा सैनिक ही नहीं बल्कि हजारों निर्दोष तीर्थयात्री भी शामिल थे। पूरे 2 महीनों तक वहां रसद का एक दाना नहीं पहुंचा। इंसान हो या जानवर, हर कोई भुखमरी से तड़प तड़प कर जान देने लगा। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब मराठा सैनिकों ने अपने सेनापति से गुहार लगाई कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम लड़ते हुए मरें। और इसी हताशा के बीच 14 जनवरी 1761 को ये महासंग्राम शुरू हुआ। अब अगर हम दोनों सेनाओं की तकनीक और रणनीति को देखें तो एक बहुत बड़ा और तीखा विरोधाभास नजर आता है। मराठों ने भारी भरकम और एक जगह टिकी रहने वाली फ्रांसीसी तोपों पर अपना दांव लगाया था। वहीं दूसरी तरफ अफगानों ने क्या किया? उन्होंने अत्यधिक गतिशील और ऊंटों पर लदी हुई हल्की तोपों का इस्तेमाल किया। गतिशीलता और तकनीक का यही वो अंतर था जिसने अंततः इस युद्ध के परिणाम की पूरी रूपरेखा तय कर दी। सुबह 8 बजे जो लड़ाई शुरू हुई वो जल्द ही एक विशाल और बेहद क्रूर महासंग्राम में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के 1,25,000 से अधिक सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की खनखनाहट, ये 18वीं सदी का एक दिन में लड़ा गया सबसे घातक युद्ध बन गया था। 1 लाख,
जी हाँ, ये चौंका देने वाला आंकड़ा उन लोगों का है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। सिर्फ एक ही दिन में सैनिक और गैर लड़ाकू तीर्थयात्रियों को मिलाकर लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये संख्या आज भी इस टकराव की उस भयानक मानवीय कीमत की गवाही देती है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, मैदान की धूल बैठी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आइए बात करते हैं इसके परिणामों और उस ऐतिहासिक तितली प्रभाव यानी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जिसने पूरे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। और यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना उभर कर आती है। उत्तरी भारत में मराठों का विस्तार पूरे 10 साल के लिए रुक गया। इस हार के सदमे से पेशवा की जान चली गई। लेकिन कमाल की बात देखिए, जीतने के बाद भी अब्दाली यहां रुक नहीं पाया। अपनी ही सेना के विद्रोह की वजह से उसे कुछ ही हफ्तों में अफगानिस्तान लौटना पड़ा। मतलब दोनों ही प्रमुख शक्तियां कमजोर हो गई। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? बंगाल में अपनी जड़ें जमा रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सच ही कहा गया है कि इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। तो इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचकर देखिए, अगर उस वक्त गठबंधन कुछ और होते या फिर मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध जीत जाते तो क्या होता? क्या आधुनिक विश्व और ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास आज बिल्कुल अलग नहीं होता? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक साम्राज्यों की बुनियाद असल में कितनी नाजुक होती है, जहां एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया का इतिहास पलट सकती है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।